आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। सत्ता की साझेदारी जो फर्स्ट पार्ट सामाजिक विज्ञान का, उसे नागरिक जीवन के नाम से या नागरिक शास्त्र में अध्ययन करेंगे। पहला जो लेसन आपका है सत्ता की साझेदारी, इसके संबंध में कल चर्चा की गई थी। उसी के क्रम में कल हमने बेल्जियम की चर्चा किया था कि अपनी जातीय और भाषाई समस्याओं का, धार्मिक समस्याओं का निराकरण बड़ी समझदारी से, बड़ी युक्ति तरीके से किया था और लोगों की सहभागिता के आधार पर अपनी समस्याओं का निराकरण किया था। ये यूरोप महाद्वीप में हमने कहा कि सबसे एक तरह से नया तरीका था और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में शायद इसीलिए यूरोपीय संघ का कार्यालय या मुख्यालय बनाया गया। दूसरा हम बता रहे हैं, जो उदाहरण दिया गया एनसीईआरटी किताब में वह श्रीलंका देश का है। वह श्रीलंका देश है। इसने सत्ता की साझेदारी में हमने कहा अलग तरीका अपनाया। श्रीलंका में एक तरह से कहिए कि जातीय जो समूह है या भाषाई जो समूह है, कर सकते हैं भाषाई समूह में आज जो लोग आते हैं वहाँ पे 74% सिंहली भाषा बोलने वाले हैं। 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। शेष 8% में अन्य लोग हैं या ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। इसके बाद से हमने कहा कि 74 सिंहली बोलते हैं, तमिल है। तमिल में भी दो तरह के कह सकते हैं कि लोग हैं। एक श्रीलंकाई मूल के हैं, श्रीलंकाई मूल के यानी वहाँ के निवासी हैं। दूसरे हैं भारत से जो गए हुए हैं, भारतीय मूल के जो तमिल हैं, वो यहाँ गए हुए हैं बागानों में काम करने के लिए। श्रीलंका एकात्मक व्यवस्था वाला देश है जहाँ सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। इन्होंने अपनी समस्याओं का निराकरण बहुसंख्यकवाद पर किया। बहुसंख्यकवाद क्या होता है कि अगर किसी देश में किसी एक भाषा या जात समूह के लोगों का वर्चस्व अधिक होता है तो उसकी सरकार, उसकी सत्ता बन सकती है, उसका शासन बन सकता है। वह चाहे तो अल्पसंख्यकों को अधिकार दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। यह बहुसंख्यकवाद है, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, जिसकी संख्या कम है उसकी बात कम सुनी जाती है। श्रीलंका ने यही किया। वहाँ सिंहली भाषा बोलने वाले या सिंहली वर्ग के लोग अधिक थे, लिहाजा उसने 1956 में एक कानून के द्वारा सिंहली भाषा बोलने वालों को एक राष्ट्र कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा घोषित किया। बौद्ध धर्म को कह लीजिए कि राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया गया। और जो वहाँ माइनॉरिटी थी, जिनकी संख्या कम थी, अल्पसंख्यक वर्ग के जो तमिल थे, या श्रीलंकाई मूल के लोग हों चाहे भारतीय मूल के लोग हों, जो बागानों में काम करने गए थे, इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई, इसलिए इन वर्गों में असंतोष हुआ। यहाँ जो सिंहली समुदाय के लोग थे, वर्ग के लोग थे या भाषा बोलने वाले लोग थे, उनको विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में विशेष अवसर दिया गया। फलतः क्या हुआ कि इनके वर्ग यानी इनके ये अपने को उस देश से अलग थलग महसूस करने लगे, जिससे 1980 में जो वहाँ के तमिल वाले थे, वहाँ 1980 में आंदोलन शुरू हो गया। एक अलग देश की मांग होने लगी, तमिल राष्ट्र की मांग होने लगी, तमिल देश की मांग होने लगी। और चूंकि ये अलग था में महसूस कर रहे थे, यहाँ तक कि तमिल चाहते थे कि हमारा एक अलग देश बने और ये चाहते थे कि हमारी भाषा एक तरह से राष्ट्रभाषा घोषित की गई। तो श्रीलंका ने अपनी
समस्याओं के निराकरण में बहुत कह सकते हैं कि समझदारी से काम नहीं किया, बल्कि सिंघली लोगों की जो वरीयता दी गई, वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग थे, कम जिनकी संख्या थी, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वहाँ समस्या हुई। और ये समस्या लगभग समझिए कि 20 से 25 साल तक ये चलती रही। बाद में एक समझौते के द्वारा यह समस्या का निराकरण एक स्वायत्त राज्य तमिल को दिया गया और निराकरण किया गया। तमिल जो वहाँ के चाहे श्रीलंकाई मूल के तमिल हों या भारतीय मूल जो भारत से गए हों, वह श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भाग में जाफना प्रायद्वीप में निवास करते थे। तो श्रीलंका ने अपनी समस्याओं का निराकरण बेल्जियम की तरह से नहीं किया, बल्कि अपनी समस्याओं का निराकरण इन्होंने बहुसंख्यकवाद में किया, जिससे यहाँ के जो तमिल थे अपने को बेगाने अलग थलग महसूस करने लगे, और जिससे वहाँ तनाव हुआ, विद्रोह पैदा हुआ, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। और अंत में एक समझौते के 2009 में एक समझौते के परिणाम स्वरूप इस समस्या का एक समाधान निकाला गया। तो हमने कहा कि दो देशों की सत्ता की साझेदारी उदाहरण दिया गया। बेल्जियम में बेल्जियम एक ऐसा यूरोप महाद्वीप का देश है जिसमें उसने केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डचों को समान अधिकार दिया गया। सामुदायिक सरकार एक बनी जो जहाँ भाषा और धर्म के आधार पर उस समुदाय के लोग, उस वर्ग के लोग अपना मतदान करते तभी सरकार बनाते थे। एक राज्यों के लिए जो हमने कहा कि फ्लेमिश जो राज था, वेलोनिया जो राज था, वहाँ पे राज्य सरकारें बनाई गई, उनको पूरा अधिकार दिया गया। उनकी पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं कर रही थी, एक फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार का रूप दिया गया। तो यह हमने कहा कि समस्या की जो समाधान का तरीका है वो बेल्जियम श्रीलंका में अलग अलग तरह का था। अब बात आती है कि क्या यह तर्क युक्तिपूर्व तरीके से, नैतिक तरीके से सत्ता की साझेदारी, युक्तिपूर्ण तरीके से कहा जाए कि सत्ता में साझेदारी देना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे लोगों में तनाव कम होता है, राजनीतिक अस्थिरता कम होती है, आपसी समझ की भावना होती है। और नैतिक तर्क यह दिया जा सकता है कि लोकतंत्र में जनता क्या होती है, वह लोकतंत्र की आत्मा होती है, जनता की भावनाओं का कद्र होता है, यह नैतिक रूप से तर्क दिया जा सकता है। यह सत्ता की साझेदारी है, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करके कोई भी देश अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकता है या समस्याओं या तनाव को कम कर सकता है। शायद यही इसी का प्रतिफल था जब भारतीय संविधान बना, तो यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग थे वह संसद में, यानी जो संघीय विधायिका में, राज्य की विधायिका में सीटों का आवंटन, आरक्षण रखा गया, जिससे वे लोग अपने से देश को बेगाने न महसूस करें, कटे पटे न महसूस करें और अपनी भागीदारी देश के विकास में सुनिश्चित कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना, शेष आगे।